मैं हूं नरेश गढ़वी और मेरे साथ जो आज खास मेहमान हैं दिनेश बामणिया हैं, जो कि पटेल आंदोलन से जुड़े थे, उसके बाद वो अलग हो गए हैं। हाल में बेरोजगारों को लेकर एक आंदोलन छिड़ा हुआ है गुजरात में, उसको वो लीड कर रहे हैं। साथ ही में मेरे साथ है कमलेश सोलंकी, जो कि एलआरडी के लीडर है और एलआरडी के आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और साथ ही में है राजन भाई ठक्कर, जो कि बेरोजगारों की बात रख रहे हैं गुजरात में सरकार तक। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दिनेश बामणिया जी आपसे कि मैंने जो सुना हुआ है गुजरात के बारे में, या फिर एक गुजरात के बारे में जो लोगों तक बात पहुंचती है, वो ये है कि गुजरात वेली डेवलपमेंट स्टेट है, विकासशील है, रोजगार मिल जाता है और एक शांति प्रिय स्टेट की बात है। लेकिन शांति में और बेरोजगारी में बहुत डिफरेंट है। गुजरात का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, वो हम सब मानते हैं, लेकिन बेरोजगारी के लेके जो आपने एक आंदोलन छेड़ा हुआ है, तो वो आंदोलन किस हद तक सफल होगा, नहीं होगा, या फिर आप कौन सी बात है जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, पहले तो मुझे ये बताइए। देखिए, गुजरात का जो रोल मॉडल पूरे कंट्री में प्रेजेंट किया गया है, एक्चुअल में वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से किया गया, ये मेरा खुद का मानना है। 2015 में जब पाटीदार कम्युनिटी का आंदोलन हुआ था, तो वही भी एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोजगारी मांग रहा था कि भाई हमें रिजर्वेशन के हिसाब से या बिना रिजर्वेशन के हिसाब से या तो किसी भी तरह से हमारे साथ अन्याय हो रहा है। गुजरात में अगर पाटीदार कम्युनिटी को माना जाए, मैं जो कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, उसमें गुजरात नहीं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में माना जाता है कि पाटीदार कम्युनिटी है वो सबसे समृद्ध कम्युनिटी है, सबसे ज़्यादा मेहनत वाली कम्युनिटी है, और जो बिजनेस और सब टैक्स पेयर जो है वो सबसे ज्यादा गुजरात में पाटीदार कम्युनिटी है। सर जल्दी से आज के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे आ जाइए। जल्दी से आप बेरोजगारी के मुद्दे पे आ जाइए, जो आजकल चल रहा है गुजरात में, उस पर बात रख दीजिए। नहीं, मैं बात उस पर आ रहा हूँ। बात कर रहा हूँ कि देखिए, वो आंदोलन को छोड़ दीजिए, एक कम्युनिटी बेस्ड आंदोलन था। लेकिन आज जो गुजरात के यूथ रास्ते पे आए, मैं आपको बता दूं, मैं गांधीनगर सिटी में रहता हूँ, जहाँ पे कैपिटल है। मैंने यहाँ पे स्टडी किया है, सब मैं आसपास के लोगों को जानता हूँ, और पॉलिटिकली सिनेरियो भी मैंने बहुत देखे हैं। कई सरकारें बदली है, कई लोग नेता जो नहीं थे वो आगे, जो थे वो डाउन हो गए, ये सब होता रहता है। लेकिन गुजरात में जो आज की सिचुएशन है, आप समझिए, अगर एक कोई फैकल्टी की बात हो, एक डिपार्टमेंट की बात हो, तो हमें लगता है कि कहीं चूक रह जाती है। लेकिन गुजरात में लास्ट 5 साल में जो भी एग्जाम ली गई, जो भी रिजल्ट बाहर किए गए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो एग्जाम थी, या तो वो कैंसिल करनी पड़ी, या तो उसमें कुछ फ्रॉड हुआ, या तो फिर उसमें कुछ चेंजेस आया, या तो फिर डिले हुई। दूसरा कि जो लोग आज बेरोजगार है, जो रास्ते पे है, उसको क्या रास्ते पे है, उसकी मजबूरी क्या है, वो जरूरत क्या है। आज आपको मैं बता दूं, 2012 से लेके लोग जो सीपीएड वाले मेंबर्स थे, वो एक छोटी सी बात के लिए जो अपनी वायबिलिटी, कंपटीशन तो सब करते हैं, ऐसा नहीं कि हमें ऐसा ही ले लो, हमें बेरोजगार है तो हमें जॉब दे दो, या तो हमें। सरकार का फॉल्ट क्या लगता है आपको इसमें? सरकार की कौन सी मंशा? देखिए, सरकार के पास कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं, सरकार के पास कुछ है ही नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा है कि डेमोक्रेसी के ऊपर आज ब्यूरोक्रेसी हो गई है। ब्यूरोक्रेसी आज सिस्टम चला रही है पूरे की पूरी। ना तो अधिकारी मानते हैं, दूसरा एम्प्लॉय जो चाहते हैं उसकी एक रिज्यूम देने के लिए, या तो किसी बात को रखने के लिए, तो उसको टाइम नहीं दिया जाता है। दूसरा, आज गुजरात गवर्नमेंट ये सब मान रही है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही चला जाना है। सबसे बड़ा इशू हुआ है दिनेश भाई, आपके पास मैं आता हूँ 2 मिनट। कमलेश भाई, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एलआरडी को आप लीड कर रहे थे और आपने फिर अचानक से एलिगेशन आ गया, आपको पुलिस ने डिटेन कर दिया। मैं जानना था, तो क्या लगता है आपको, एलआरडी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी बार बोलो ना कमलेश भाई, क्या लगता है आपको, एलआरडी के लोगों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें तो ऐसा है सर, आपको तो पता ही है, अभी 3 दिन हुए छूटे हैं, बराबर ले गए थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी जो कलम की बारिश हुई हमारे पर, और जिस तरह से व्यवहार हुआ है, वो मेरे को बहुत ही गलत लगा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। अभी आप स्टूडेंट हो, आप गुजरात के छात्र हो? हाँ, अभी मैं गुजरात का छात्र हूँ, और मैं जो कर रहा था, मैं कोई नेता नहीं था, मैं कोई आंदोलनकारी नहीं था। मैं जो था वो, मेरे को जो अन्याय हुआ, जी भर्ती में मैंने फॉर्म भरा था, मैं पास हुआ था, मेरे को जॉब चाहिए थी, मेरे को वोट बैंक नहीं चाहिए थी, मेरे को जॉब चाहिए थी। और मैं जॉब लेने के लिए दिनेश भाई बामणिया जो हमको बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं, और रमजू भाई जाडेजा है,
ये सब लोग हमको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो मीटिंग थी वो मीटिंग में से निकाल के हमको ले गए और ये सब हुआ। हाँ अभी तो हाँ अभी तक मेरे को यही नहीं मैं मान रहा हूँ कि अभी मैं फॉर्म भरूंगा, एग्जाम की तैयारी हाँ करूंगा, या मैं हाँ। जामीन जामीन ढूंढूंगा, या मैं क्या ठीक है करूंगा ठीक वही है नहीं पता चल रहा है। ठीक है ठीक है। राजन भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए जी गुजरात सरकार का आंकड़ा है कि 2015 और 16 में गुजरात सरकार पे 1,82,000 करोड़ का कर्ज है, और ये गुजरात सरकार जी की विधानसभा में दिया गया आंकड़ा है। तो जो आप जी बात रख रहे हो कि नौकरियां नहीं दे रहे हो, तो एक ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने लॉस में चल रही है कि गवर्नमेंट जब नौकरियां देगी तो उनको पगार भी देना पड़ेगा। तो फिर आपको किस तरह से लगता है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है? हाँ जी गढ़वी सर, आपको अगर आपके दिमाग में एक बात हो रही होगी कि अभी हाँ 10-15 दिन पहले गुजरात में जो राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं, बराबर। हाँ गुजरात के जो 4 कैंडिडेट थे राज्यसभा के, उसमें से हाँ 3 कैंडिडेट बीजेपी के विन हुए हैं, बराबर। वो हाँ किस तरह से विन हुए हैं ना, अगर वो आपने हाँ। जाना होगा ना तो आप मुझे ये सवाल ही मैंने नहीं जाना पूछते। सर, मैं सबसे लेकिन पहला सर, ये लेकिन मैं आपको इस मुद्दे पे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पे कर्ज है, आप ये कह रहे हो कि नौकरी नहीं दे रहे हो, है ना? लेकिन तो मैं आप आपको वही अपनी बोल रहा बात हूँ कैसे- हाँ हाँ मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि अगर हाँ गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज है, बराबर, तो हाँ कांग्रेस के 8 एमएलए तोड़े हैं, बीजेपी में अच्छा शामिल किए, बराबर। इतने ठीक है तकरीबन 20-25 करोड़ का एक एमएलए का फिगर निकल रहा है, हाँ बराबर। हाँ अगर हाँ गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज चल रहा है, बराबर, तो हाँ एमएलए खरीदने के पैसे कहाँ से आता है? हाँ गवर्नमेंट वो के सर पास इतने जो गुजरात में बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसकी कुछ हम्म भी जरूरत नहीं है, बराबर। हम्म करोड़ों लाखों हाँ करोड़ों रुपए जिसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, बराबर, वो सब करने के हाँ पैसे कहाँ आ रहे हैं? लेकिन हाँ जब गुजरात का युवा धन जो इतनी हम्म सारे मेहनत करने के बाद जो एक 20,000 की जॉब मांग रहा है, बराबर, अगर हम्म वो बंदा अगर वो बंदा जॉब मांग रहा है तो गवर्नमेंट ला के रख देती कि भाई खुद कर्जे में डूबी हुई है। तो अगर हम्म अगर गवर्नमेंट कर्जे में डूबी हुई है तो इतने सारे हाँ खर्च करने के पैसे कहाँ से आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास? ठीक है, आप सीधा आरोप लगा रहे हो कि गवर्नमेंट जानबूझ के डिले कर रही है, वो नौकरियां देने नहीं जाती है। दिनेश भाई, नरेश मैं जी, जानना चाहता हूँ आपसे ये, जी जी दिनेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए कमलेश भाई एक छात्र है गुजरात के, उन पे एलिगेशन लग गए हैं, और मैं गवर्नमेंट का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। अगर आपके मन में ये हो कि नरेश भाई गवर्नमेंट का पक्ष ले रहे हैं, मेरे पास जो आंकड़ा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब कमलेश क्या करेंगे, वो कोर्ट के चक्कर काटेंगे या फिर कंपटीशन एग्जाम देंगे? क्योंकि गुजरात सरकार ने उन पे एफआईआर कर दी है, और जितना मैं जानता हूं जिन पे जो एलिगेशन लगाए गए हैं, 13 अलग अलग तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। आप युवा शिक्षित बेरोजगार समिति चलाते हो गुजरात में और सरकार तक कनेक्ट रहते हो, तो उनकी बात गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाओगे कि ये एक छात्र है जिससे आप सिवाय उसको नौकरी से तीसरी चीज का लेना देना नहीं है उसको, तो आप किस तरह से बात पहुंचाओगे गवर्नमेंट तक? ये देखिए मैं आपको बताऊं, गुजरात गवर्नमेंट लास्ट 10 साल से किसी भी सत्ता के टिकट लेने के लिए वो लोग यही एक पुलिस को आगे कर देते हैं किसी भी बात को आवाज दबाने के लिए, और ये नॉर्मल रास्ता हो गया। न हमें कोई परमिशन दी जाती है, न हमें कोई कार्यक्रम अपना विरोध दिखाने के लिए लीगली भी ओपिनियन पे परमिशन दी जाती है, न करने देते हैं। अगर पार्टी का कार्यक्रम हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बीच में मुद्दा ये राजन भाई को पूछा था, उसमें मैं जरा फोकस डालना चाहता हूँ। गुजरात गवर्नमेंट को हम नए रोजगार नहीं मांग रहे, पहली बात तो ये है। हम 2015 में जो एग्जाम ले लिए है, जो बजट में जोगवाई की जी, जो बजट में जोगवाई हो गई थी, सॉरी 2015 की कौन सी एग्जाम बाकी है? जीपीएससी के जो प्रोफेसर इंस्ट्रक्टर है सब, तो मैं हमारा जो कहने का मतलब है, हम नए रोजगार नहीं मांग रहे। पहले तो बात ये आपको सब श्रोतागण जो हमारे है वो क्लियर कर ले कि हम नए रोजगार नहीं मांग रहे। हम ये मांग रहे हैं कि हमने 7 साल तक, देखिए ये कमलेश सोलंकी जो है उसने 7 बार एलआरडी की एग्जाम पास की है, और मेरिटेशन कैंडिडेट है वो 87% तक वो गए हैं। अगर 87% तक इनको छोड़ा जाता है और 6 टेंशन तो लिए जा रही है, तो इसके साथ में बिल्कुल अन्याय हो रहा है। दूसरा होता है रिक्रूटमेंट रूल्स। कोई भी गवर्नमेंट अगर रूल्स अलाउ करती है या तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाती है, उसकी समय मर्यादा और रिक्रूटमेंट रूल में से वो लोग बीच में से उसको गेम चेंज नहीं कर सकते, प्लेयर उसकी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। तो गुजरात में ये हो रहा है आज के डेट में। हम नए रोजगार नहीं मांग रहे हैं, एक बात तो क्लियर है। हम मांग रहे हो कि जो आपने एग्जाम लिया था हमारा, आपने रिक्रूटमेंट, आपका महकम था, आपके पास जो जगह थी उसके लिए आपने एग्जाम लिया है, उसका अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो शॉर्ट टाइम या तो टाइम लिमिट में खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम 2019, 20, 21, 20, 18, 19 नहीं मांग रहे। आपने एग्जाम ले ली है, उसकी रिक्रूटमेंट डेट रख दीजिए बस। दूसरा कि आपने एग्जाम का डेट डिक्लेयर कर दिया, तो आपके पास किसी ने 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 700 रुपये तक जो फॉर्म के जो डॉक्यूमेंट्स के फीस है
वो भर के रखी है। एक बार एग्जाम कैंसिल होती है, वो गवर्नमेंट की मिस्टेक से होती है। दूसरी बार उसमें कुछ गवर्नमेंट की रीजन से उसमें फ्रॉड हो रहा है, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। तो ये सब जिम्मेवारी गवर्नमेंट की है, उसके ऊपर अगर कुछ करना है तो। दूसरा कि जो एम्प्लॉयज अगर रिजल्ट के बाद भी अपनी अलॉटमेंट के लिए वेट करता है अपना कि भाई अपनी नौकरी मिल जाएगी, तो एक्चुअल में ये हो रहा है कि अगर किसी भी बंदा हो, वो 28 साल 30 साल की लास्ट एग्जाम में एज पे ये पास कर रहा है। आज दिक्कत ये हो रही है, तो 5 साल हो गए, आज वो 35 साल का हो गया। तो अगर गवर्नमेंट की लिमिट देखी जाए तो 33 साल है। अगर 33 साल के बाद में वो तो एग्जाम दे नहीं सकता। हाँ, ठीक है दिनेश भाई, मैं समझ गया। राजन भाई, मुझे बताइए ना, अभी गुजरात में कौन सी संस्था है जो इस वक्त आंदोलन कर रही है? गुजरात में ऐसी कौन सी सरकारी संस्था है जो इस वक्त सरकार से किसी न किसी तरीके से मांग रख रही है? जैसे कि LRD हो गए, बेरोजगार लोग हो गए, बीच में भी पुलिस का भी एक आंदोलन हुआ जो बीच में भी स्थगित हो गया किसी न किसी वजह से। तो आप मुझे बताइए ना, कौन सी संस्था, जैसे आप बता रहे हो कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग सरकार से नाराज है, जैसे कि चाहता हूँ कौन से लोग हैं? जैसे कि नरेश भाई अभी देखे तो अभी LRD मेल है, बराबर। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल के LRD मेल है, बराबर। उसके बाद LRD मेल, ठीक है, इससे आगे उसके बाद GPSC वाले है, बराबर। जो स्टूडेंट है GPSC वाले ने, अगर जिन लोगों ने 2016 से एग्जाम क्लियर करके रखी है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर लेटर लेने बाकी है, बराबर। वो 4 साल से गवर्नमेंट ऑर्डर लेटर नहीं दे रहे, बराबर। अभी तक उनको नौकरियां नहीं मिली, आप ये कह रहे हो? 2016 से दिया है, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। फिर अच्छा, मुझे जानकारी नहीं थी इतनी, ठीक है। और LRD, GPSC, फिर ITI इंस्ट्रक्टर जो होते हैं, बराबर, वो है। फिर टेट टाट वाले जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स वगैरह जो होते हैं, जो टेट टाट वाले, बराबर, जो 3-3 साल से उनकी भर्तियां नहीं हो रही है, बराबर। वैसे तो बहुत लोग हैं। फिर जो चालू टीचर्स है, बराबर, अभी उन लोगों ने सोशल मीडिया पे एक आंदोलन छेड़ा था, हाँ, 4200 ग्रेड पे वाला, बराबर। फिर उसके बाद जो पुलिस कांस्टेबल वो लोगों ने, पुलिस कांस्टेबल जो लोग थे, बराबर, जो भी चालू नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में चालू नौकरी कर रहे हैं, वो लोगों ने 2800 गेट पे वाला जो आंदोलन छेड़ा हुआ था, बराबर। अगर वैसे देखने जाए नरेश भाई, तो पूरी लिस्ट कम पड़ सकती है, एक पेज कम पड़ सकता है। इतने लोग गवर्नमेंट से ना खुश है, गवर्नमेंट से मिलने के लिए टाइम मांग रहे हैं, लेकिन नौकरियां और उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात तो दूर, लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों को मिलने तक का टाइम भी नहीं दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है कि वाइब्रेंट गुजरात के तहत हम ढेर सारे रोजगार दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये कह रही है कि वाइब्रेंट गुजरात के तर्ज पे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और बेरोजगारों को नौकरी देने का काम हो रहा है। ऐसा गवर्नमेंट, मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर गढ़वी साहब ये सब सोशल, तो फिर गढ़वी साहब ये जो लोग सोशल मीडिया पे आंदोलन कर रहे हैं, 15 लाख वाली स्कीम है। हाँ, बोलिए दिनेश भाई, बोलिए। एक्चुअली में मैं आपको बता दूं, जो वाइब्रेंट गुजरात हुआ है गुजरात में 12 साल से, हाँ, उसका 11% भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक बात। अच्छा। सबसे बड़ा फेलियर हमारे सामने गुजरात में है टाटा मॉडल। हाँ, ठीक है। जो टाटा को यहाँ पे 22,000 करोड़ का एक पैकेज दिया गया था, लैंड फ्री में दी गई थी, और गवर्नमेंट ने बोला था कि इसमें 85% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और उसमें एक रूल्स रखा गया था। उस टाइम भी आंदोलन हुआ था कि भाई गुजरात के लोग जो है उसमें 75% लोगों को गुजरात को जॉब दिया जाए। दिनेश भाई मैं रोक रहा हूँ आपको। आप ये बात शांति से भी कर सकते हो ना, गवर्नमेंट के पास जाके शांति के तरीके से। बिल्कुल, हर क्षेत्र में आप आंदोलन करोगे, ये तो जायज नहीं है। अगर आंदोलन हो ही नहीं रहा, अभी आंदोलन तो हो रहा है सर, गुजरात में बहुत आंदोलन हो रहा है, हम भी देख रहे हैं, नेशनल मीडिया में नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप गवर्नमेंट से आंदोलन के थ्रू क्यों बात करना चाहते हो? आप शांति के तरीके से बात क्यों नहीं करना चाहते हो? कौन सी ऐसी बात है बीच में आ रही है आपके? सरकार से बातचीत करने के बहुत रास्ते होते हैं। हाँ, पहले आवेदन, एक विज्ञापन दिया जाता है, मजिस्ट्रेट हो या कलेक्टर हो, उसके बाद में लेटर लिखा जाता है, अपॉइंटमेंट ली जाती है, ऑफिसर को जाता है, कोर्ट में पहुंचाया जाता है। हम सभी प्रोसेस पास करके गए हैं। दूसरा, गवर्नमेंट बात सुनी नहीं रही है। अगर आप बोलते हो कि भाई हम 10 लोग आ रहे हैं आपको मिलने के लिए, हमें टाइम दिया जाए, वो राइटिंग में भी मांगा जाता है, लेकिन जो प्रोसेस होती है वो सब पास की जाती है। अगर आप समझिए 2015 से लेके आज तक बंदा बैठा है, तो उसने क्या क्या रास्ते नहीं किए होंगे। किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए जी, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अगर गुजरात गवर्नमेंट कर नहीं पाती है, किसी भी प्रॉब्लम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, तो लेकिन इन लोगों से बात करने में एक प्रॉब्लम क्या जाता है। आपको किसी भी यूनियन हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी आदमी हो, उसके लिए आपने गुजरात में रखा है कि भाई मंगलवार बुधवार को सभी ऑफिसर मिलेंगे, मंत्री मिलेंगे।
कॉर्पोरेटर है, डेलीगेट्स है, वो मिलेंगे, तो उसमें आप मिलेंगे तो ठीक है। मैं एक और सवाल जोड़ देता हूँ आपका दिनेश भाई इसके साथ में, कि युवा शिक्षित बेरोजगार समिति में आप सभ्य हो और वो समिति सरकार से बात कर रही है, और शायद मुझे लग रहा है जहां तक राजन भाई भी है और कमलेश भाई भी है उस समिति में। अब गुजरात के जो बेरोजगार लोग हैं वो आपसे आस लगाए बैठे हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है आपका? आप लोग गवर्नमेंट से बात कर रहे हो, गवर्नमेंट आपकी सुन नहीं रही है, और जहां तक मैंने सुना आपने कुछ अल्टीमेट दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने वो आपको बात करने के लिए आमंत्रित नहीं किया। एक्चुअल में गवर्नमेंट से हमारी एक मीटिंग हुई थी। एक मीटिंग के बाद में हमारा ओरली स्टेटमेंट हुआ उनसे, वही स्टेटमेंट में हमें बताया गया कि हम 4-5 दिन से। आपकी जो मीटिंग हुई कौन से मिनिस्टर थे गुजरात सरकार के? उसमें गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे। लेकिन हमारी मीटिंग जो हुई थी वो सीएम की इंफॉर्मेशन से हुई थी। सीएम ने हमें बताया कि ये लोग मिलेंगे आपसे। हमें मंत्रियों से कोई बातचीत नहीं थी, हमारी बातचीत थी सीएम से। तो उन्होंने लोग आपसे बात करेंगे और आप जो भी अपनी जो आपकी अर्जी है, जो आपकी रजूआत है, वो हमें कर दीजिए। तो वो हो गई। उन्होंने आपको क्या बोला था उस टाइम? क्या बोला था जब मीटिंग हुई थी? उस टाइम जो पर्टिकुलर एग्जाम वाइज और रिजल्ट वाइज डिस्कशन हुआ था पूरे का पूरा, कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअल में जो आपने बताया, हमारी 38 जगह ऐसी थी, 38 जगह कि जहाँ पे आज एग्जाम रुकी हुई है, एग्जाम की रिजल्ट रुकी हुई है। हाँ, ठीक है ना। इतनी फैकल्टीज है। गुजरात गवर्नमेंट के 74 डिपार्टमेंट है, उसमें से 69 कार्यरत है अभी जो चल रहे हैं। उसमें से 38 डिपार्टमेंट के लोग जो है वो अलग अलग एग्जाम की अभी प्रॉब्लम चल रही है। ऐसी छोटी मोटी बात नहीं है सर। लेकिन ये बात ये था। नहीं सर, मैं रोक रहा हूँ। आप बड़ी ही चालाकी से बताने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, आप आगे क्या करोगे? मुझे लग रहा है आपको ये लग रहा है नहीं, आगे देखिए, आगे आज हमने दोपहर को डिक्लेयर कर दिया है। हमारा तो एक ही आग्रह है कि जो सामाजिक संस्था है, एजुकेशन संस्था है, जो सोशली संस्थाएं चल रही है, उन सभी संस्था को हम मिल रहे कल से। उसका हम 1 तारीख तक हम उसका सबको हम जागरूक करेंगे, उसको बताएंगे कि हमारी ये समस्या है। अगर लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि हम रोजगारी मांग रहे हैं, हम रोजगारी नहीं मांग रहे, हम हमारा राइट्स मांग रहे हैं कि जो आपने दिया था, हमसे एग्जाम लिया था, अगर आपने हमसे चीटिंग किया है, वैसे एक तो 420 हुए हमारे साथ में, आपने बोला एग्जाम दे दो, हमने एग्जाम दे दिया, तो उसके लिए क्या किया जाए, वो सब हम हमारे जो लीडर्स है उनसे हम मिलेंगे, जो हमारी संस्था है उनसे मिलेंगे। उसके बाद में अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं मानती है, फिर भी हमारे साथ बातचीत नहीं होती है, हम चाहते हैं कि बातचीत हो, एक बार नहीं 10 बार हो, और बातचीत में उकेल हो। गवर्नमेंट हमसे बात करे, चाहे किसी से भी बात करे, यूनियन से बात करे, चाहे एम्प्लॉय से बात करे, या स्टेट होल्डर से बात करे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ये बात को समझे और इसका डिक्लेरेशन किया जाए कि भाई ये हो। दिनेश भाई लास्ट थोड़ा खत्म करते हैं फटाफट, मैं सबकी लास्ट बाइट ले लेता हूँ। आप क्या कहना चाहोगे जो लोग आपसे आस लगाए बैठे हैं, और कमलेश भाई ऑलरेडी फंस चुके हैं इस मैटर में, कमलेश भाई बलि का बकरा बन चुके हैं। तो कमलेश भाई एक छात्र है, मैं ऐसा नहीं है कि उनको मैं परिचित हूँ इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ, लेकिन एक छात्र है, उसके सामने उसका पूरा भविष्य है। अब किसी ना किसी वजह से अगर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गया तो फिर उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो आप 2 बातें बता दीजिए। एक तो भविष्य में किसी भी छात्र के साथ ऐसी घटना ना हो जैसी कमलेश भाई के साथ हुई, इसके लिए क्या करना चाहिए। और नंबर 2, कमलेश भाई के लिए अब ये जो युवा शिक्षित बेरोजगार समिति वो क्या करेगी, क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी फंस चुका है उसमें। नहीं, पहली बात तो ये है कि सभी छात्रों को हम एक भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो नॉर्म्स है, जो आपको प्रॉब्लम्स कर रही है, या तो फिर ऐसा कोई भी लैंग्वेज भी यूज नहीं होनी चाहिए जिससे ये अपना क्या बोलते हैं, किसी भी कलम का उल्लंघन हो, ये एक कायदे के अंदर में। दूसरा, हमारा राइट्स है, हम किसी न भी किसी हजारों तरीके हैं जो राइट के हिसाब से हमारी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा, मतलब सोशल मीडिया में लिखने में आपको ध्यान रखना है, किसी के पर्सनल यूज पे नहीं जाना चाहिए, किसी पॉलिटिकली पार्टी के अगेंस्ट में भी नहीं जाना चाहिए। हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो सिस्टम के अंदर हुई तकलीफ के लिए है, तो हम सिस्टम के सामने लड़ रहे। तो हम सबको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप जो भी है, आप परमिशन लीजिए। अगर परमिशन से ना मिले तो जो जहाँ पे तकलीफ नहीं हो रही है, मैं बोला कि आंदोलन के तो हजारों रास्ते हैं, आप कैसे भी करके जो अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। लेकिन समिति जो है, समिति की जिम्मेवारी ये है कि हम हमारी आवाज़ लोगों को बताएं और हमारी बात को लोगों का समर्थन मिले। दूसरा, यही बात को गवर्नमेंट सुने और गवर्नमेंट उसमें से जो सही रास्ता है, किसी भी आदमी को, किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को या किसी भी वर्ग को नुकसान ना हो, और लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे गुजरात में, और गुजरात की कभी नाम खराब ना हो, इस तरह से इसका गवर्नमेंट उकेल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजन भाई, आपको क्या लग रहा है गुजरात में इस वक्त कितने बेरोजगार हैं?
मुझे पक्का तकरीबन 10 लाख के गुजरात में इस वक्त कितने लोग बेरोजगार हैं? तकरीबन 60 बेरोजगार लोग देखे बराबर, 10 लाख से अधिक होंगे। 10 लाख से अगर मतलब इन फ्यूचर गुजरात नवनिर्माण आंदोलन की तरफ बढ़ता है, जो कि पिछले दिनों गुजरात का इतिहास रहा है कि एक आंदोलन ने गुजरात की पूरी सत्ता पलट दी थी, तो क्या ये 10 लाख लोग गुजरात सरकार से नाराज हैं किसी ना किसी वजह से कि उनकी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं ले रही है, फिर एग्जाम हो गई डिले हो रही है? क्या लगता है आपको ये सारे लोग से गवर्नमेंट से नाराज है 10 से 10 लाख लोग? सर उस वक्त जो आप नवनिर्माण की बात कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ कैंटीन में खाने का भाव बढ़ाया था, उसकी वजह से मिलके सब बात कर रहा हूँ मैं सर आज का पूछ रहा हूँ आपको। 100%। अगर 10 लाख में से खाली 2 लाख छात्र भी अगर रोड पे निकल आए ना, तो डेफिनेटली 2022 में सत्ता पलट जाएंगी। और 10 लाख लोग तो 10 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार जो गवर्नमेंट से नाराज चल रहा है, तो आप ही सोच सकते हो कि अगर सब लोग रोड पे आ गए तो 2022 में क्या हो सकता है गुजरात असेंबली। नहीं, एक मिनट में क्लियर कर दूं, फिलहाल किसी को रोड पे आने की कोई बात नहीं है, शांति प्रिय तरीके से आपकी समिति सरकार तक बात। गढ़वी सर किसी को रोड पे आना ही नहीं है, बहुत ट्राई कर लिए। आज सुबह हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी हम लोगों ने यही किया है कि हमारा मैक्सिमम ट्राई यही रहेगा कि ऐसे टाइम पे किसी को रोड पे ना आना पड़े, बराबर। जैसे कि दिनेश भाई ने बताया, आंदोलन करने के हजारों रास्ते हैं, बराबर, लेकिन रोड पे आने का रास्ता हम लोग लास्ट में चॉइस करेंगे। अगर पहले सब तरीके से ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हमें मजबूरन रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, कमलेश भाई एलआरडी के लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि एलआरडी का मुद्दा मुझे नहीं लगता है गुजरात से बाहर कोई ऐसा राज्य होगा जिसने नहीं सुना है, और पिछले दिनों से बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो लोग 5 या 6 हजार लोग हैं आपसे आस लगाए बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? वो लोग ये समझना चाहते हैं कमलेश सोलंकी भी क्या करेंगे आगे, या फिर उनकी समिति क्या करेगी आगे? पहली बात तो ये हमारी युवा शिक्षक बेरोजगार समिति है जिसमें दिनेश भाई बामणिया है। आपने एक प्रश्न पूछा था दिनेश भाई को कि अब कमलेश सोलंकी का क्या होगा। दिनेश भाई है, रमजू भाई जाडेजा है, मेरे को विश्वास है उन सबको कि जो भी हुई है वो एक गलत तरीके से हमको ये सब जो हुआ। और दूसरी बात कि एलआरडी का विद्यार्थी, तो उनको एक ही बोलूँगा कि किसी का आपका कोई उपयोग ना कर जाए, वो खास ध्यान रखना। क्योंकि जो लोग होते हैं वो बहुत ही निर्दोष होते हैं, जो आंदोलन में पहली बार आते हैं। और बात रही आप बोले तो हम आगे क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेगी युवा शिक्षित बेरोजगार समिति करेगी, क्योंकि हम युवा शिक्षित बेरोजगार समिति के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम अलग से कुछ नहीं करेंगे। जो भी हम करेंगे और साथ में करेंगे, और अब जो भी होगा वो साथ में होगा। और बात रही मेरी, तो वो तो जो हो जाएगी, टाइम आएगा तो सब कुछ जो भी होगा कायदे के अनुसार वो सब होगा। मेरे को पता है कि हम लोग जो भी थे वो निर्दोष थे, हमने कुछ किया नहीं था। जो भी हुआ है वो सिस्टम का भूल है, और जो आगे जाके सुधर जाएगी। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम दिया, और आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर किसी मुद्दे से ऐसा लगेगा कि तीनों को साथ में लाके या फिर पूरी आपकी समिति एक बार सभी लोगों के साथ बात करे, तो हम कोशिश जरूर करेंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तीनों ने टाइम दिया, आपका सहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।